हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं भाई आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। हम लोग वेव ऑप्टिक्स के लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं बच्चों, और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट विच इज़ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए बच्चों इस वीडियो से पहले वाला वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें मैंने ऐसी टर्म्स डिस्कस करी थी जो बार बार हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यूज़ करेंगे। कौन सी टर्म्स? जैसे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं लाइट के, मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है, ये सारी टर्म्स आपको समझनी ज़रूरी हैं, तब आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। तो इस लेक्चर से पहले जो इससे पिछले वाला लेक्चर है उसको आप अच्छे से देखेंगे तो ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। ठीक है बच्चों। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में लाइट वेव्स को इंटरफेयर कराया गया था और स्क्रीन पे ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स मिले थे। कल के लेक्चर में यही चीज़ आपको वाटर वेव्स की हेल्प से मैंने समझाई थी कि कैसे वाटर वेव्स जब इंटरफेयर करती हैं तो हमें ऐसी रीजन्स मिलती हैं जहां पर इंटेंसिटी ज़्यादा है फिर कम है, फिर ज़्यादा है फिर कम है, फिर ज़्यादा है फिर कम है, और उसका रीज़न पूरा अच्छे से मैंने आपको वहां पे एक्सप्लेन किया था। तो वही एक्सपेरिमेंट यंग ने क्या किया, लाइट के साथ किया। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्यों बोलते हैं इसको? मैंने आपको ये समझाया था कि अगर कोहेरेंट सोर्सेज ना हो तो हमको एक सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा। तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए वी नीड कोहेरेंट सोर्सेज, और ये भी बताया था कि कोई दो डिफरेंट सोर्सेज कोहेरेंट कभी होते नहीं हैं। तो फिर क्या किया जाए, एक ही सोर्स से दो सोर्स बना लिए जाएं सामने दो स्लिट्स लगा के। ठीक, ऐसा ही कुछ यंग ने किया। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स है, ठीक है। इस लाइट सोर्स के आगे एक ऐसा ऑब्स्टैकल रख दिया। उस ऑब्स्टैकल में ऐसे लंबे दो छेद, बहुत पतले पतले, मतलब बहुत पतले, बहुत पतले, मतलब 0.2 mm की थिकनेस, मतलब बहुत ही पतले। ठीक है। यहां से जब लाइट बाहर निकली, जब यहां से लाइट बाहर निकली तो क्या हुआ, जब उस तरफ से लाइट बाहर निकलेगी पतली बीम की तरह निकलेगी। अब आप आगे ना एक और टॉपिक पढ़ोगे लाइट से रिलेटेड जिसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। अगर ये लाइट यहां से इस लाइट सोर्स से जाती हुई दो पतली पतली नैरो स्लिट से निकले तो आप समझोगे ऐसे बीम की तरह निकलेगी, है ना। ऐसे बीम की तरह ये सीधी ऐसे जाएगी, ये सीधी ऐसे जाएगी, तो आपस में टकराएंगी कहां? इंटरफेरेंस होगा ही नहीं। इंटरफेरेंस के लिए जरूरी है ना टकराएं। तो बच्चों होता क्या है, आगे आप लाइट से रिलेटेड एक और फिनोमिना पढ़ोगे जिसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। अगर स्लिट बहुत पतली हो तो बहुत ज्यादा पतली स्लिट से जब लाइट बाहर आती है तो वो ऐसे फैल जाती है। जब इसमें से लाइट बाहर आएगी तो ऐसे फैल जाएगी, इसमें से लाइट बाहर आएगी तो ऐसे फैल जाएगी। यहां पर सामने हमने एक स्क्रीन प्लेस करी, और उस स्क्रीन पे हमने देखा जब ये लाइट, देखो इसमें से इस बीच वाले रीजन में क्या हुआ, स्क्रीन और इन दो स्लिट्स के बीच में जो रीजन है वहां पे क्या हुआ, इससे जो लाइट निकली वो ऐसे फैली, इससे जो लाइट निकली वो ऐसे फैली। स्क्रीन को थोड़ा और लंबा कर दिया जाए, है ना। इससे जो लाइट निकली ऐसे फैली, इससे जो लाइट निकली ऐसे फैली। ठीक, मैं 3D में दिखाने की कोशिश कर रहा था बट मेरे को लग रहा है ऐसे ज़्यादा बेटर है कि यहाँ पे एक सोर्स है, ठीक है। सोर्स से लाइट गई इसमें और सोर्स से लाइट गई इसमें, उस तरफ निकल के फैली, इसमें भी उस तरफ निकल के फैली। ठीक है, फैली तो आपस में इंटरफेयर करी, आपस में इंटरफेयर करी तो ऐसे रीजन मिलेंगे जहां क्रस्ट पे फॉल करेगा, ट्रफ पे फॉल करेगा। वहां पे क्या बना, लाइट बैंड बना, क्योंकि वहां पे लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई। फिर कहीं पर ऐसे रीजन्स मिलेंगे जहां क्रस्ट ट्रफ पे फॉल करेगा, ट्रफ क्रस्ट पे फॉल करेगा, वहां पे क्या मिलेगा, डार्क बैंड मिलेगा, क्योंकि वहां पे लाइट की इंटेंसिटी बिल्कुल जीरो हो गई। कल के लेक्चर में समझाया था ना। तो सामने स्क्रीन पे आपको ऐसा पैटर्न मिलेगा बच्चों, ऐसा ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स। ऐसा, मतलब ये डार्क है, पूरा भरा हुआ है इसके अंदर कलर आप मान लो, है ना। और बीच में फिर ये लाइट हो गया, ये फिर डार्क है, ये फिर लाइट हो गया, ये फिर डार्क है, ये लाइट हो गया, ये डार्क, ये लाइट, ये डार्क, ये लाइट, फिर डार्क, इस तरीके से। ठीक है, ऐसा पैटर्न आपको स्क्रीन पे मिलेगा सामने की तरफ।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा लाइट सोर्स है, यहाँ पे सामने ऐसे स्लिट रखी हैं, दो ऐसे, और उस तरफ सामने स्क्रीन है, उस स्क्रीन पे सामने ऐसे ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स का पैटर्न मिलेगा। ठीक है, तो ये दो कोहेरेंट सोर्सेज हो गए। कोहेरेंट सोर्सेज से जब लाइट गई, इंटरफेरेंस हुई तो एक सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न हमको मिलेगा। समझ में आई बात? तो सिंगल सोर्स से हमको दो बनाने पड़ेंगे, दो स्लिट्स की हेल्प से। दो डिफरेंट सोर्सेज कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। कल के लेक्चर में सारी बात हुई है ना। और दूसरी बात है कि वेवलेंथ भी बराबर हो तो बहुत ही बढ़िया पैटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे जो लाइट हमने यूज करनी है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करनी है, यानी रेड कलर की लाइट, ग्रीन कलर की लाइट, येलो कलर की लाइट। ठीक है, व्हाइट कलर की लाइट से इंटरफेरेंस पैटर्न इस तरह का नहीं मिलेगा, वो एक दूसरी तरह का मिलेगा, जिसको अभी हम लोग आगे समझाते हैं आपको। समझ में आई बात? अच्छा, अब आप सोचो, ये जो दो सोर्सेज हैं स्लिट वाले, ये सिलेंड्रिकल लाइट सोर्सेज मतलब लाइन सोर्सेज की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो आपको बताया था ना कि जब लाइट सोर्स की शेप जो है वो लाइन की शेप हो तो उससे जो वेवलेट्स निकलती हैं, उससे जो वेव फ्रंट्स बनते हैं वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स बनते हैं। सबसे पहला लेक्चर वेव ऑप्टिक्स का जो था, जिसमें आपको वेव फ्रंट मैंने समझाया था कि क्या होता है। वेव फ्रंट की शेप बताई थी कि अगर जो लाइट सोर्स है वो लाइन सोर्स है तो जो वेव फ्रंट्स होते हैं वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स होते हैं। तो इससे क्या हुआ, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स निकल के फैले, और इसके भी सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स निकल के फैले। वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स जब आपस में टकराए तो ऐसा पैटर्न मिला। अगर मैं आपको देखो, ये इसके ऊपर नहीं है, आप समझ रहे हो ना, ये पीछे है, ये वाला उसके आगे है और वो उसके आगे है। अगर मैं इसको आपको यहां से दिखाता हूं, जो इसका टॉप व्यू है, तो ये तो एक लाइट सोर्स होगा, ये लाइट सोर्स होगा, है ना। इस लाइट सोर्स के सामने ये दो स्लिट्स, ऊपर से दिखा रहा हूं, ऊपर से, इस लाइट सोर्स के सामने ये दो स्लिट्स, ठीक सेंटर में इनके लाइट सोर्स, बराबर बराबर लाइट है, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक ऊपर से, है ना। ये दो स्लिट्स फिर आपको नजर आएंगी और स्क्रीन आपको सामने ऐसी नजर आएगी। और स्क्रीन का जो पैटर्न है वो तो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो तो इस तरफ बन रहा है ना, ऊपर से तो वो नहीं दिखाई देगा। तो हम उसको बना लेते हैं। अब आप सोचो, ये जो इधर से ये जो वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल निकल के फैल रहे हैं, इनको जब आप ऊपर से देखोगे तो आपको ऐसे दिखाई देंगे ना। ये पहले सिलेंडर का टॉप ऐसे, इधर से भी, ये तो क्रस्ट, और ग्रीन वाले से हम दिखाते हैं ट्रफ। तो हर एक दो क्रस्ट के बीच में हमने क्या बना दिया, एक ट्रफ बना दिया। सिंबॉलिक है। अभी समझा देता हूं मैं आपको एक एक चीज। ये मैंने कल भी बनाया था वैसे डायग्राम, है ना। क्या होगा कि इसमें से सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स निकलेंगी। अब जो वेव फ्रंट्स निकल रही हैं तो वो वेव्स ही ना, तो क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में निकलेंगी। अब उन क्रस्ट और ट्रफ को हमने कैसे दिखाया है, एक क्रस्ट को हमने रेड से दिखाया है, ट्रफ को हमने ग्रीन से दिखाया है। अब आप देख रहे हैं ऐसी जगह पर आपको, मतलब इस रीजन में आपको ये दिखाई दे रहा है क्लियरली कि क्रस्ट और ट्रफ आपस में टकरा रहे हैं, मतलब ये दोनों वेव्स आपस में टकरा रही हैं। यही तो इंटरफेरेंस हुई है कि जब दो वेव्स आपस में टकराती हैं जो कोहेरेंट सोर्सेज से आ रही हो, यानी कि उनमें फेज डिफरेंस या तो हो ना, और अगर हो तो कांस्टेंट हो, और मोनोक्रोमेटिक लाइट हो, तो जब वो आपस में टकराती हैं तो यहां पे इंटरफेरेंस हुआ। अब आप इंटरफेरेंस में देखो, कहीं पे ग्रीन वाला ग्रीन को कट कर रहा है, कहीं पे ग्रीन वाला रेड को कट कर रहा है, कहीं पे रेड वाला रेड को कट कर रहा है, कहीं पे ग्रीन वाला रेड को कट कर रहा है ना। तो रेड हमारा किसको सिंबलाइज कर रहा है, रेड हमारा कर रहा है क्रस्ट को, ग्रीन वाला किसको कर रहा है, ट्रफ को। तो जहां पे रेड रेड को कट कर रहा है और ग्रीन ग्रीन को कट कर रहा है, वो हमारा वो पॉइंट हो गए जहां पे क्रस्ट क्रस्ट पे फॉल कर रहा है, ट्रफ ट्रफ पे फॉल कर रहा है। और जहां पे रेड ग्रीन को कट कर रहा है, ग्रीन रेड को कट कर रहा है, तो ये वो जगह दिखा रहा है जहां पर कि क्रस्ट ट्रफ पे फॉल कर रहा है, ट्रफ क्रस्ट पे फॉल कर रहा है। डायग्राम के अकॉर्डिंग आप ना भी जाओ, आप खुद सोचो कि यहां से वेव फैलती हुई गई, यहां से वेव फैलती गई, यहां पे टकराई, तो कोई जगहें ऐसी मिलेंगी जहां पे क्रस्ट क्रस्ट पे फॉल करा, ट्रफ ट्रफ पे फॉल करा। ठीक है, उन सारे पॉइंट्स को अगर आप जोड़ दो, देखो ये वाले पॉइंट्स, ये रेड रेड पे, ग्रीन ग्रीन पे, रेड रेड पे, और अगला मैं लाऊंगा तो ग्रीन ग्रीन पे,
इन सबको जोड़ के एक स्ट्रेट लाइन खींचोगे स्क्रीन पे तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, ब्राइट बैंड मिलेगा। अगर आप इन सारे पॉइंट्स को जोड़ दो, जहां पे रेड ग्रीन को कट कर रहा है, ग्रीन रेड को कट कर रहा है, तो आपको यहां पे क्या मिलेगा, यहां पे आपको डार्क बैंड मिलेगा। समझ रहे हो? फिर आगे आपको फिर से ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जहां ग्रीन ग्रीन को कट कर रहा है, रेड रेड को कट कर रहा है, ये रे यहां पे आपको क्या मिलेगा, लाइट बैंड मिलेगा। समझ में आ रही है ना बात? तो इंटेंसिटी क्या हो गई इसकी, रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई। यही तो इंटरफेरेंस का जो डेफिनेशन था वो यही तो था कि जब दो वेव्स इंटरफेयर करती हैं तो इंटेंसिटी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इंटेंसिटी रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई मतलब क्या, इनकी इसकी अपनी एक इंटेंसिटी थी, है ना, मान लो इसकी इंटेंसिटी थी I1, अभी हम मैथमेटिकली भी करेंगे, मान लो इसकी इंटेंसिटी थी I2, तो टोटल इंटेंसिटी हुई I1 प्लस I2, और ये तो बिल्कुल यूनिफॉर्म इंटेंसिटी थी, मतलब हर जगह यहां पे लाइट थी, हर जगह यहां पे लाइट थी। लेकिन जब ये आपस में टकराई तो इंटेंसिटी रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई, यहां बहुत ज्यादा, यहां बहुत कम, यहां बहुत ज्यादा, यहां बहुत कम, यहां बहुत ज्यादा, यहां बहुत कम। लेकिन टोटल अगर इसका भी निकालोगे तो I1 प्लस I2 ही आएगा। समझ में आई बात? तो ये इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स होने की वजह से यहां पर हमको ऐसा पैटर्न मिला। अब इस सारी चीज को हम लोग मैथमेटिकली देखो कैसे समझते हैं। ठीक, इधर आओ, मान लो पहली वाली जो वेव है जो ऊपर से आई उसका है इक्वेशन A साइन ओमेगा टी, दूसरी वाली वेव जो इसमें से आई उसकी इक्वेशन है B साइन ओमेगा टी प्लस 5। मान लो इसका एम्पलीट्यूड है A, इसका एम्पलीट्यूड है B, और इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है 5। फेज डिफरेंस बताया था ना कल, हो सकता है इनके बीच में फेज डिफरेंस हो ही ना, तो फेज डिफरेंस हो गया 0, हो सकता है फेज आउट ऑफ फेज हो तो फेज डिफरेंस हो गया 180, हो सकता है 90 का फेज हो, है ना। कल के लेक्चर में फेज डिफरेंस बताया था। वही मैं कह रहा हूं कि अगर आपको इस लेक्चर को बहुत अच्छे से समझना तो कल वाला लेक्चर भी आपको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ज्यादा ही बहुत अच्छे कर रहे हो सर ठीक है। अब देखो, अगर ये सुपर इंपोज करेंगी तो जो नई वेव होगी उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, y1 प्लस y2। कल बताया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो अब आप रिजल्टेंट इंटेंसिटी जरा निकालो, मतलब वेव की रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालो जो इन दोनों की इंटरफेरेंस से फाइनल वेव बनी है इस तरह की, जो ऐसा पैटर्न हमको दे रही है। देखें तो जरा उसकी इक्वेशन क्या आती है, A साइन ओमेगा टी प्लस y2 B साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब यहां पर आप ये सोच रहे होगे कि आपने ऐड ही क्यों किया है, हमने तो रिजल्टेंट निकालना है। तो बच्चों ऐड करने से जहां जहां सब्ट्रैक्ट होना होगा वहां ये अपने आप सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे ना। जैसे अगर ये वेव्स ऐसी हैं, अगर एक ऐसी है और दूसरी भी ऐसी है, इसका एम्पलीट्यूड A है, इसका B है, ये दोनों मिलेंगी तो कैसी वेव बनेगी, ऐसी। तो क्या बना, ये वाला एम्पलीट्यूड क्या बना, A प्लस B, है ना। अगर एक वेव ऐसी है और दूसरी ऐसी है तो ये A है, ये B है, पर मैं इसको क्या मानूंगा, मैं इसको माइनस B मानूंगा क्योंकि ये नीचे है। तो अभी भी मैं यही कहूंगा कि जो रिजल्टेंट वेव बनी है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो A प्लस B ही है, क्योंकि जब B है, B की वैल्यू पुट करूंगा तो वो एक्चुअल में माइनस B है, तो मुझे आंसर मिलेगा A माइनस B, है ना। जो अगर मान लो A ज्यादा है तो ऐसे, तो हम ऐड ही करें, जिसने जहां सब्ट्रैक्ट होना होगा वो अपने आप सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक, बिकॉज ये वेव्स है ना, वेव्स, ये नंबर्स तो नहीं है। तो अगर फेज में होंगे तो अपने आप आंसर A प्लस बी आएगा, आउट ऑफ फेज होंगे अपने आप A माइनस बी आएगा, कुछ और होंगे तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। ये जो वैल्यू है साइन थीटा की, ये उसका ख्याल रखेगी। हमें यहां पर ऐड करके ही रिजल्टेंट निकालना है। A साइन ओमेगा टी प्लस B, साइन A प्लस B का फॉर्मूला क्या होता है, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। ये समझते जाना, बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं। B साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस B कॉस
ओमेगा टी साइन फाई। तो बच्चों दो वेव्स की रिजल्टेंट जो होगा, अब वेव्स के कॉम्बिनेशन से फोर्स तो बन नहीं जाएगी, वेव्स के कॉम्बिनेशन से वेव ही बनेगी ना। तो इसका मतलब है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से यानी इंटरफेरेंस से एक नई वेव क्रिएट हुई है। अब वेव की इक्वेशन हम तो जानते आ रहे हैं ना कि ऐसी होती है देखने में। अब ये देखो कितनी अजीब सी इक्वेशन आ गई। तो हम ये समझ नहीं पा रहे हैं इस इक्वेशन को देख के कि जब ये दोनों वेव्स इंटरफेयर करेंगी तो जो नई वेव बन रही है उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसकी वेवलेंथ क्या होगी। अगर हमें वो सारी चीजें निकालनी है सो दिस इक्वेशन शुड बी इन दिस फॉर्म, ताकि हम कंपेयर करके निकाल लें, अच्छा ये उसका एम्पलीट्यूड होगा, ये उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, ये उसका फेज होगा, इस तरीके से। बट ये तो दूर दूर तक ऐसी नहीं लग रही है ना। तो इसमें हम एक छोटा सा चेंज करेंगे। मान लो इसमें से और इसमें से साइन ओमेगा टी अगर हम कॉमन ले लें, यहां पे बचेगा ए प्लस यहां बचेगा बी कॉस फाई प्लस बी कॉस ओमेगा टी साइन फाई। इसको ऐसे लिखा रहने दो। अगर मैं ए प्लस बी कॉस फाई को आर कॉस थीटा पुट कर दूं और बी साइन फाई को आर साइन थीटा पुट कर दूं, अब यहां पे सवाल है कि आर क्या है और थीटा क्या है ना। उसका जवाब हमें अभी मिलेगा, 2 मिनट रुक जाओ बस। मान लो हम अगर ये ऐसा सब्सटीट्यूशन कर दें तो हमको क्या मिलेगा, साइन ओमेगा टी इंटू ए प्लस बी कॉस फाई की जगह आर कॉस थीटा, तो आर यहां लिख लो, कॉस थीटा यहां लिख लो, प्लस बी कॉस ओमेगा टी साइन फाई, बी साइन फाई की जगह आर साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आर कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। अब इसमें से अगर आर कॉमन ले लें तो जरा अंदर देखना क्या बचा, साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, जो कि क्या है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सो दिस कैन बी रिटन एज साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, दिस कैन बी रिटन एज साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब तो ये बिल्कुल वेव की फॉर्म में आ गई। ये इसका एम्पलीट्यूड हुआ है ना। कंपैरिजन करके देखो, यही तो होती है ना वेव की इक्वेशन। वेव की इक्वेशन ये होती है जो आप 11 से पढ़ते आ रहे हो। वेव की इक्वेशन क्या है, ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। तो इस फॉर्म में जैसे ही वेव आ जाती है हमारी, इस फॉर्म में जैसे ही इक्वेशन आ जाती है, हम देख के समझ जाते हैं कि ये है एम्पलीट्यूड, ये है एंगुलर वेलोसिटी, ये है फेज डिफरेंस, ये है टाइम। तो इस फॉर्म में आ गई, यानी आर जो है वही एम्पलीट्यूड है रिजल्टेंट वेव का। अब सवाल है कि आर है क्या, ये तो हमने अपनी मर्जी से पुट किया। तो हम क्या करें, हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके, सपोज ये 1 है ये 2 है, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं ए बी और फाई के टर्म्स में। बिकॉज ए बी और फाई ऐसी वैल्यूज है ना जो हमें ऑलरेडी गिवन है। हमें पता है कि ये पहली वेव है, ये दूसरी वेव है, तो उनके पैरामीटर्स तो हमको पता है। तो हम कैसे निकालें वैल्यू, अगर आप इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, इसका स्क्वायर करके और इसका स्क्वायर करके आपस में ऐड कर दो, तो यहां आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि 1 होता है। तो आर आपको मिल सकता है। तो यहां पे हो जाएगा आर स्क्वायर कॉमन, इसको स्क्वायर करके ऐड किया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए प्लस बी कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस बी साइन फाई का होल स्क्वायर। तो ये 1 हो गया, तो आर स्क्वायर हो गया, इसको खोलो, आर स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2ab कॉस फाई प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अब इसमें से और इसमें से बी स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई होता है 1, तो आर हो जाएगा, ये स्क्वायर है ना तो उधर ले जाओ, रूट कर दो, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई। और कल के लेक्चर में आपको ये फॉर्मूला मैंने बताया था, आज डिराइव कर दिया
कि आपको मैंने बताया था कि ये सेम वही फॉर्मूला आएगा जो दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का आता है। तो जब दो वेव सुपर इंपोज करती हैं तो रिजल्टेंट वेव जो बनती है उसका एम्पलीट्यूड दोनों के एम्पलीट्यूड पे बिल्कुल ऐसे डिपेंड करता है जैसे एक वेक्टर का रिजल्टेंट दो वेक्टर्स पे डिपेंड करता हो। भाई वेक्टर के रिजल्टेंट का भी तो यही फॉर्मूला √a² + b² + 2ab cos phi, वेयर फाई इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। यहां पे फाई क्या है? फेज डिफरेंस बिटवीन वेव्स। तो जो रिजल्टेंट वेव हमारी बनी है उसका एम्पलीट्यूड ये है। ये जो रिजल्टेंट वेव बनी है जिसमें इंटेंसिटी रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई है, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से एक वेव बनेगी ना, वो वेव यहां पे दिखाई दे रही है हमको, ठीक। तो ये उसकी इंटेंसिटी किसी भी जगह पर उसका एम्पलीट्यूड, सॉरी भाई ये एम्पलीट्यूड ही तो है, यहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, यहां पे एम्पलीट्यूड मिनिमम है। अब आप ये कहेंगे कि ये तो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी से ही तो ब्राइटनेस पता चलती है। एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, बीच में स्क्वायर आता है। अभी उसकी हम लोग बात करते हैं। बट आप सोचो, जहां पे क्रस्ट पे फॉल करेगा, ट्रफ पे फॉल करेगा, वहां एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, और जहां क्रस्ट ट्रफ पे फॉल करेगा, जहां ट्रफ क्रस्ट पे फॉल करेगा, वहां एम्पलीट्यूड घट जाएगा, है ना। तो यहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, यहां मिनिमम है, यहां मैक्सिमम है, यहां मिनिमम है। लेकिन बीच में ऐसे रीजन्स भी तो मिलेंगे जहां पे एग्जैक्ट क्रस्ट पे फॉल नहीं कर रहा, ट्रफ पे फॉल नहीं कर रहा, या क्रस्ट ट्रफ पे फॉल नहीं कर रहा। एग्जैक्टली कुछ हिस्सा क्रस्ट का ट्रफ पे है, कुछ हिस्सा क्रस्ट का क्रस्ट पे है। तो बीच में ऐसे भी यहां पे आपको पॉइंट मिलेंगे। ये इंटेंसिटी एकदम से जीरो होकर डार्क नहीं हो जाएगी, या ये एकदम से बढ़ के ब्राइट नहीं हो जाएगी। ये बीच में बहुत ज्यादा लाइट है, फिर लाइटनेस कम होती डार्क होता बीच में बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? देखो इसको मैं ना एक और डायग्राम की हेल्प से समझाता हूं, आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगी उसमें बात। आप में से कईयों को आ भी गई होगी इससे, बट और क्लियर करना मेरा फर्ज है भाई, मैं अपना फर्ज तो निभाऊं। देखो इसको ना हम ऐसे वेव फ्रंट्स की मदद के बिना समझाते हैं। जैसे मान लो यहां से एक वेव निकली ऐसे, और यहां से एक वेव निकली ऐसे। अब ये वेव आपकी कैसे निकली? ये वेव आपकी निकली क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में, है ना। ध्यान से समझना। तो ये वेव गई सपोज आपकी, ये एक वेव, 2, 3, 4, 4.5, है ना। इसमें होंगी थोड़ी ज़्यादा, ये लंबा है ना, ये लेंथ ज़्यादा है। 1, 2, 3, 4, 5, उसकी 4.5, इसकी 5। तो यहां पे क्या, इसका अगला क्या शुरू होना है? इसका अगला ट्रफ शुरू होना है, जबकि इसका अगला क्या शुरू होगा? इसका अगला क्रस्ट शुरू होगा। तो ये काट देंगे एक दूसरे को। यहां पे आपको जो मिलेगा पतला सा, वो कंप्लीटली डार्क बैंड होगा। समझ में आई बात? लेकिन इसके ठीक नीचे, हल्का सा नीचे, अब उसको मैं अलग डायग्राम में बनाता हूं। इस डायग्राम की अब हमको जरूरत नहीं है, इस वाले को मिटा देते हैं। लेकिन आप इसके हल्का सा नीचे एक पॉइंट लें, सपोज ये वाला पॉइंट था हमारा P, और इसके थोड़ा सा नीचे यहां पे पॉइंट लिया। अगर मैं इसी डायग्राम में बनाता हूं बड़ा मिक्सअप सा हो जाएगा। मान लो यहां पे हमारा ये पॉइंट था P, और इसके थोड़ा सा मैंने नीचे लिया पॉइंट P'। यहां से जो वेव्स आ रही हैं, अब जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा इसकी लेंथ बढ़ेगी ना, तो ज्यादा वेव्स होंगी। अब जैसे यहाँ पे 4.5 वेव्स आई, अब मैंने हल्का सा इसको नीचे कर दिया, तो 4.5 से थोड़ी सी कम होंगी। 1, 2, नहीं थोड़ी बड़ी बना दी, छोटी बनाता हूं। 1, 2, 3, 4, 4.5 से थोड़ी सी कम, ठीक। इसमें कितनी थी? 1, 2, 3, 4, 5। इसमें 5 से थोड़ी सी कम, क्योंकि ये पॉइंट थोड़ा नीचे है ना। तो 1, 2, 3, 4, 5 से थोड़ी सी कम। अब आप क्या बोलोगे? इस जगह पे एग्जैक्टली ना क्रस्ट पे फॉल कर रहा है, ट्रफ पे फॉल कर रहा है, ना क्रस्ट ट्रफ पे फॉल कर रहा है, ट्रफ क्रस्ट पे फॉल नहीं कर रहा। मतलब ना ही तो यहां पे जब ये मिली है, ना ही तो ये सेम फेज में है, ना ही आउट ऑफ फेज है। आउट ऑफ फेज मतलब 180 डिग्री वाले, जिसमें एग्जैक्टली क्रस्ट ट्रफ पे फॉल करता है, ट्रफ क्रस्ट पे। तो यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे
कुछ हिस्सा जब ये इसको आगे बढ़ाओ, थोड़ा इसको आगे बढ़ाओ, यहां पे ये वेव ऐसे करके ऐसे कंप्लीट होगी, ये वेव ऐसे करके ऐसे कंप्लीट होगी, तो कुछ हिस्सा इसका क्रस्ट का ट्रफ पे गिरेगा, कुछ हिस्सा ये देखो ये यहां से क्या हो गया, इसका क्रस्ट शुरू हो गया ना, ट्रफ शुरू हो गया, तो कुछ हिस्सा ट्रफ का ट्रफ पे गिरेगा। यहां पे क्या होगा, यहां पे ना ही तो एकदम से बहुत ज्यादा डार्क होगा, मतलब यहां पे ना कंप्लीटली डार्क होगा या ना कंप्लीटली ब्राइट होगा, क्योंकि कंप्लीटली ब्राइट तो वहां होता है जहां ट्रफ पे गिरे, क्रस्ट पे गिरे। तो क्या होगा, यहां पे हल्की सी ब्राइटनेस होगी। तो जैसे जैसे मैं यहां पे नीचे आ रहा हूं, जैसे जैसे मैं यहां पे नीचे आ रहा हूं, ब्राइटनेस बढ़ती 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 बढ़ती, फिर एक जगह मेरे को यहां पर ऐसी मिलेगी जहां पर कि फुल्ली ब्राइट बैंड मेरे को मिलेगा। उसका भी हम लोग थोड़ा सा दिखाएं। मान लो यहां पर एक और पॉइंट लिया हमने, जहां पे इसकी आ रही है मान लो कंप्लीटली 4 वेव्स, 1 2 3 4, और इसकी आ रही है कंप्लीटली 5, 1 2 3 4 5। अब यहां से शुरुआत किसकी होगी, दोनों के ट्रफ की शुरुआत होगी। तो यहां पे क्या बनेगा, यहां पे बनेगा कंप्लीटली ब्राइट बैंड, फिर यहां पे ब्राइटनेस कम होती होती होती, फिर यहां पे जाके कहीं पे मुझे मिलेगा कंप्लीटली डार्क बैंड, फिर डार्कनेस कम होती 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 यहां पे मुझे जाके मिलेगा कंप्लीटली ब्राइट बैंड। समझ में आ रही है बात? तो कहां पर कैसा बैंड मिलेगा, यहां पर कौन सा मिलेगा, यहां पे कौन सा मिलेगा, यहां पे कौन सा मिलेगा, वो डिपेंड करता है कि जब यहां पर वेव्स इंटरफेयर हुई तो उनमें फेज डिफरेंस क्या था। जब यहां पर वेव्स इंटरफेयर हुई तो उनमें फेज डिफरेंस क्या था। समझ में आई बात? तो जहां पर फेज डिफरेंस, देखो 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 बहुत ज्यादा मजा आ रहा है समझाने में। देखो देखो मैं दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं। पहले यहां पे हम लोगों को फॉर्मूला लिख लें कि कहीं पर भी जो एम्पलीट्यूड होगा वो होगा a² + b² + 2ab cos फाई, मतलब जहां पर भी वो इंटरफेयर कर रही है वहां पर उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है। ठीक, अच्छा, तो एक है आपकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस ही हो रही है ना ये, तो इंटरफेरेंस है दो तरह की, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं इस जगह को जहां पर कि क्रस्ट पे फॉल कर रहा है, ट्रफ पे फॉल कर रहा है, जहां एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब जो ये जो आर है ये होना चाहिए मैक्सिमम, और ये आर मैक्सिमम कब होगा भाई, ए कांस्टेंट बी कांस्टेंट, इसी पे तो डिपेंड कर रहा है सब कुछ। तो ये मैक्सिमम तब होगा जब cos फाई मैक्सिमम होगा। cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू होती है, सो आर इज मैक्सिमम व्हेन cos फाई इज मैक्सिमम, और cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, सो cos फाई शुड बी 1, और cos फाई 1 कहां पे होता है, cos फाई 1 होता है, याद करो 90 पे तो cos 0 होता है ना, 0 डिग्री पे cos फाई जो है वो पता तो है ना आपको, जैसे cos थीटा है, cos थीटा यहां पे 0 डिग्री पे 1 होता है, 90 पे 0 होता है, और 1 के सामने हमेशा -1, 0 के सामने 0, तो ये 1 यहां पे आएगा। कहां पे, 0 पे, 2 पाई पे, फिर घूम जाओ पूरा 4 पाई पे, फिर घूम जाओ पूरा 6 पाई पे, फिर घूम जाओ पूरा 8 पाई पे, एंड सो ऑन। यानी कि पाई के इवन मल्टीपल्स पे ये क्या आएगा, पाई के इवन मल्टीपल्स पे ये आएगा मैक्सिमम। और वो ऑब्वियस भी है ना, क्योंकि जब भी आप 2 पाई वेव्स की फॉर्म में सोचो, जब भी दो वेव्स ऐसे इंटरफेयर करेंगी, जैसे क्या बोला जा रहा है कि जब भी वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस या तो 0 होगा या 2 पाई होगा या 4 पाई होगा या 6 पाई होगा, तब उनमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी क्रस्ट पे फॉल करेगा, ट्रफ पे फॉल करेगा। ऑब्वियस भी तो है, ये है फेज डिफरेंस 0, है ना। अब यहां पे वेव ना होती, यहां पे वेव ना होती, यहां पे होती, तो हम बोलते हैं ये फेज डिफरेंस है 2 पाई, क्योंकि यहां तक क्या आ गया 2 पाई ना, तो जहां पे इसका 2 पाई खत्म हुआ वहां पे इसका 0 शुरू हुआ। लेकिन जब इस वेव को पीछे बढ़ाएंगे तो ये बिल्कुल आइडेंटिकल वेव बन जाएगी, यानी कि पूरी एक वेव जब छूटती है तो 2 पाई का फेज कवर हो जाता है। तो मतलब जब भी पूरी एक वेव छूट के या 2 वेव छूट के या 3 वेव छूट के वेव्स एक दूसरे पे
सुपर इंपोज करेंगी तो हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, है ना। अगर यहां पे मैं देखूं, अगर इस डायग्राम में आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में समझाऊं, 2-3 यहां पे हम रीजन्स ले लेते हैं जहां जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। सबसे पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखो कहां होगा, सेंटर पे। क्यों? क्योंकि सेंटर पे, स्क्रीन के सेंटर पे, बिकॉज सेंटर पे जो वेव्स आएंगी दोनों सोर्सेस से वो बराबर लेंथ कवर करके आएंगी, और क्योंकि दोनों मोनोक्रोमेटिक हैं, दोनों की वेवलेंथ बराबर है, तो उससे होगा क्या, बराबर लेंथ में दोनों की नंबर ऑफ वेव्स बराबर रहेंगी। जैसे इसकी 1 2 3 4 हैं, तो इसकी भी 1 2 3 4 ही होंगी। तो यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। हेयर फेज डिफरेंस इज व्हाट, हेयर फेज डिफरेंस इज 0, है ना, क्योंकि 4 इसकी 4 इसकी। नहीं समझाया? देखो एक और पॉइंट हम लोग यहां पे लेते हैं। यहां पे सपोज एक पॉइंट है यहां पे, अब क्या है, इसकी लेंथ बड़ी है, इसकी छोटी है, तो क्या होगा, इसने सपोज यहां पे कवर करी 1 2 मान लो 3 वेव्स, इसने कवर करी 1 2 3 4, लेकिन तब भी यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, क्योंकि क्रस्ट पे फॉल करेगा, ट्रफ पे फॉल करेगा। तो इसमें एक वेव कम है ना, इसमें एक वेव कम है इससे, तो एक वेव कम होने का मतलब है अब इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना हो गया, 2 पाई का। इनमें फेज डिफरेंस था 0। अब मैं पॉइंट कहीं एक और ऊपर जगह पर देखता हूं, जहां पर भी ऐसा हो रहा है वहां पर बनेगा डार्क बैंड, सॉरी लाइट बैंड, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। अब मैं एक और पॉइंट आपको दिखाता हूं, सपोज थोड़ा नीचे, ऊपर दिखा सकता हूं, नीचे दिखा सकता हूं, स्क्रीन के दोनों तरफ ऑब्वियसली आइडेंटिकल पैटर्न बनेगा यहां पे। अब मान लो ये छोटी है लेंथ, ये बड़ी है, मान लो इसमें 1 2 3 4 वेव्स हैं, और इसमें 1 2 3 4 5 6 वेव्स हैं। तो इसमें 2 वेव्स कम है, इसमें 4 है, इसमें 6 है, लेकिन यहां पे दोनों का अब क्या शुरू होगा, दोनों का क्रस्ट शुरू होगा। तो यहां पे क्या बनेगा, यहां पे बनेगा डार्क बैंड, यहां पे बनेगा लाइट बैंड, वो डार्क बैंड निकल रहा मुंह से बार बार, यहां पे बनेगा लाइट बैंड, ठीक है। तो यहां पे फेज डिफरेंस कितना है, इसमें 4 वेव, इसमें 6 वेव, 2 वेव्स कम, 2 वेव्स छूट गई, मतलब फेज डिफरेंस कितना है, 4 पाई का। यानी जब भी एक पूरी कंप्लीट वेव छूट के इंटरफेरेंस होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ये रिजल्ट हमको यहां पे मिला। और जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा मतलब cos phi 1 होगा, तो आर क्या होगा, आर मैक्स, जिसको मैं लिख सकता हूं आर मैक्स, वो क्या होगा, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos phi 1, यानी कि ये होगा √a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी। और ये हमको पहले से पता है ना, जब क्रस्ट पे फॉल करेगा, ट्रफ पे फॉल करेगा, कल से हम ये फॉर्मूला लिख ही रहे हैं, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, a प्लस बी। तो वही रिजल्ट हमको मिला। और वैसे भी जब 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है, हम उनको डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, अगर वेक्टर्स से कंपेयर करके हम चलें तो, है ना। ये क्या है, दिस इज द फेज का डिफरेंस विच इज कॉल्ड फेज डिफरेंस, है ना। फेज का जो डिफरेंस है ये है वो। एक चीज होती है बच्चों पाथ डिफरेंस, पाथ में भी तो डिफरेंस आ रहा ना। यहां पे देखो फेज डिफरेंस 0 है, तो पाथ डिफरेंस भी 0 है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द पाथ्स ऑफ दीज 2 वेव्स। यहां पे भी 4 वेव, यहां पे भी 4 वेव, बट इस वाले पॉइंट में यहां से कितनी वेव्स आ रही, 3, यहां से कितनी वेव्स आ रही हैं, 4, क्योंकि ये पाथ लंबा है। तो यहां पे फेज डिफरेंस जैसे 2 पाई का है, क्योंकि एक वेव कम है, और एक वेव कम है तो मतलब कितना पाथ कम हुआ, लैम्डा पाथ कम हुआ ना। एक वेव की लेंथ कितनी होती है, लैम्डा। तो अगर यहां पे 3 लैम्डा है लेंथ, तो यहां पे कितनी होगी, 4 लैम्डा। सिमिलरली अगर यहां पे 4 लैम्डा है तो ये है 6 लैम्डा। यानी कि जब भी हम एक टेबल बनाएं छोटा सा, जब भी पाथ डिफरेंस आएगा लैम्डा का, फेज में कितना डिफरेंस आएगा, 2 पाई का, है ना। जब पूरी एक वेव छूट जाएगी तो फेज डिफरेंस 2 पाई से बदलेगा, पाथ डिफरेंस लैम्डा से बदलेगा। अगर पाथ डिफरेंस हो सपोज 1 यूनिट का, तो फेज डिफरेंस होगा 2 पाई बाय लैम्डा का। अगर पाथ डिफरेंस हो x यूनिट का, तो फेज डिफरेंस होगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू x का। यूनिटरी मेथड से हमने ये रिलेशन निकाल लिया।
अब यहाँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी लैम्डा बाई 2 पाई इंटू 5। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। तो पाथ में कितना डिफरेंस आएगा, पाथ में कितना डिफरेंस आएगा, यहां पे देखो फेज डिफरेंस कितना है 2n पाई, तो पाथ डिफरेंस होगा लैम्डा बाई 2 पाई इंटू 2n पाई। 2 पाई से 2 पाई कट गया, n लैम्डा बचा, जो कि ऑब्वियस है क्योंकि n लैम्डा मतलब n क्या है 1 2 3 4, मतलब 0 1 2 3 4 है ना। n क्या है, n है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यानी कि जब भी n को 0 रखा एक डिफरेंस आएगा ही नहीं, तब कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। n को 1 रखा 1 लैम्डा, यानी एक वेवलेंथ छूट के जब भी मिलेंगी तो कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। 2 वेवलेंथ छूट के जब मिलेंगी कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। 3 वेवलेंथ छूट के जब मिलेंगी वेव्स कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, है ना। समझ में आई बात। अच्छा, नेक्स्ट है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां पे डार्क बैंड बन रहा है, वहां पे क्या हो रहा है जरा देखें। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब जब आर हो मिनिमम, आर मिनिमम होगा जब कॉस फाई मिनिमम होगा। कॉस फाई मिनिमम मतलब कॉस फाई की मिनिमम वैल्यू क्या होती है बच्चों, कॉस फाई की मिनिमम वैल्यू होती है -1। एक बार फिर हम अपना ये प्लस बनाएं, यहाँ पे कॉस फाई 1, यहाँ 0, यहाँ -1 और यहाँ 0, तो 1 के सामने -1, ये क्या है पाई। फिर इसमें फिर से 2 पाई ऐड करेंगे तो यहाँ पे जाके आएगा 3 पाई, फिर से इसमें 2 पाई ऐड करेंगे तो यहाँ पे जाके आएगा 5 पाई। यानी कि कॉस फाई -1 तब है जब फाई कितना है पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई एंड सो ऑन। यानी कि दिस इज द ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, जिसको हम लोग लिख सकते हैं ये। ठीक, अब इसको कैसे समझे, यहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है जब भी पाई का ऑड मल्टीपल है, तो इसको आप ऐसे समझो, जब भी पाई का ऑड मल्टीपल होगा, यानी कि पहले तो फेज डिफरेंस है पाई का फेज डिफरेंस एक ऐसे कल बताया था ना, तो यही तो पाई का फेज डिफरेंस है। 3 पाई का फेज डिफरेंस मतलब ये पूरी वेव छोड़ के जो अगली वेव बनेगी, मतलब 2 पाई और ऐड कर दिया ना, तो फेज डिफरेंस में एक वेव और ऐड हो गई, तो ये पूरी छोड़ के जो अगली वेव बनेगी इसको छोड़ दो, पर ये आगे तक है ना पूरी, ये आगे तक है, ये भी और आगे तक होगी। अब जब ये इसके ऊपर सुपर इंपोज करेगी तब भी वही होगा कि क्रस्ट ट्रफ पे फॉल करेगा, ट्रफ क्रस्ट पे फॉल करेगा, है ना। फिर 5 पाई मतलब ये पूरी छोड़ के अगर आगे से वेव शुरू होगी तब भी वही होगा। यहां पे अगर मैं आपको बताऊं, यहां पे अगर मैं बताऊं कि सपोज एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, ठीक, यहां पे क्या होगा, मान लो ये है 1 2 3 वेव्स और ये है 1 2 3 3.5 वेव्स। 3.5 वेव्स मतलब आधी एक्स्ट्रा, जब भी आधी एक्स्ट्रा होगी, है ना। जैसे यहां पे मैंने बनाया ये, और इसको अगर मैं इतना आगे बढ़ा देता और मैं यहां से काउंट करना शुरू करता, यहां से काउंट करना शुरू करता, यहां से देखना शुरू करता, तो फिर तो मैं कहता यार ये दोनों सेम है। तो एक्स्ट्रा क्या है इसमें, आधी वेव फालतू अगर मैं इसमें जोड़ देता तो ये इसके बराबर आ जाती, यानी आधी वेव कटी हुई है इसमें, तब जाके ये ऐसे मैच कर रही हैं। तो जब भी हाफ वेव एक्स्ट्रा हो, हाफ वेव जब भी एक्स्ट्रा हो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, लॉजिकल है ना। और अगर ये 3 है, ये 3.5 है, तो इसमें एक वेव जोड़ दूंगा, ये 4 हो जाएगी, उसमें भी एक जोड़ दूंगा तो 4.5 हो जाएगी, या उसमें एक जोड़ दूंगा, ये 3 ही रहेगी, वो 4.5 हो जाएगी, तब भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, है ना। तो जब भी फेज डिफरेंस पाई का ऑड मल्टीपल आएगा तब क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और आर की क्या हो जाएगा, आर मिनिमम क्या हो जाएगा, आर मिनिमम हो जाएगा कॉस फाई की वैल्यू रख दो -1, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, कॉस फाई को रख दिया -1
तो a² प्लस b² माइनस 2ab जो कि क्या होगा अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि होगा a माइनस बी, जो कि हम पहले से जानते थे कि अगर क्रस्ट ट्रफ पे फॉल करेगा, ट्रफ क्रस्ट पे फॉल करेगा तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या मिलता है, a माइनस बी। समझ में आई बात? ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर हम लोग पाथ डिफरेंस निकालना चाहें, पहले ही प्रिडिक्ट करें, फॉर्मूले से बाद में निकालेंगे, पहले प्रिडिक्ट करते हैं कि पाथ में डिफरेंस क्या आना चाहिए, आधा लैम्डा का डिफरेंस आना चाहिए। भाई ये 3 है, वो 4.5 है, 3.5 है, तो लैम्डा बाई 2, या फिर ये 3 होता, वो ये कितना था, 3.5 था ना, तो लैम्डा बाई 2 का डिफरेंस आ गया। ये 3 होता, वो 4.5 होता, तब भी जहां पर मिलती जाके, भाई एक 3 है, 1 2 3 और एक है 4.5, एक एक्स्ट्रा, 1 2 3 4, ये दोनों जब भी मिलेंगी तो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। आधी वेवलेंथ का जब भी डिफरेंस आए किसी भी तरीके से, एक 3 है दूसरी 4 है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, लेकिन एक 3 है दूसरी 4.5 है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर एक 3.5 है दूसरी 4.5 है तो भी लैम्डा का डिफरेंस आ गया तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। समझ में आ रही है बात आपको? या फिर मैं एक और यहां पे मुझे लग रहा है मुझे एक बार बना के दिखा देना चाहिए, 3 और 4.5 का। अगर सपोज एक पॉइंट यहां पर है, कहीं पर यहां पर सपोज, ठीक है, तो इसका पाथ काफी बड़ा है एज कंपेयर टू दिस, तो इसमें अगर 3 वेव्स आ रही हैं, 1 2 3, और इसमें 4.5, 1 2 3 4 और 4.5 ऐसे, तब भी क्या होगा, क्रस्ट ट्रफ पे फॉल करेगा, ट्रफ क्रस्ट पे फॉल करेगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। यानी जब भी लैम्डा बाई 2 के किसी मल्टीपल पे पाथ डिफरेंस आएगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब फॉर्मूला भी हमको वही देगा। फॉर्मूला क्या होता है, पाथ डिफरेंस, अभी जो यहां पे निकाला, पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। सो लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस कितना आया इसमें, 2n माइनस 1 इंटू पाई, पाई से पाई कटा, दिस विल गिव अस 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। सो 2n माइनस 1 इज एन ऑड नंबर, तो सोचो n को पुट करते जाओ, n को 1 पुट किया ये आएगा लैम्डा बाई 2, n को 2 पुट किया ये आएगा 3 लैम्डा बाई 2, n को 3 पुट किया ये आएगा 5 लैम्डा बाई 2। यानी कि ये है लैम्डा बाई 2 के मल्टीपल्स। पर इवन नंबर नहीं आ सकते ना, अगर यहां पे इवन नंबर आएगा 4 लैम्डा बाई 2 तो 2 लैम्डा होता है, वो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी। तो जब भी आधी आधी वेव छूट के इंटरफेरेंस होगी तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जब पूरी पूरी वेव छूट के इंटरफेरेंस होगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इनके बीच में भी केसेस हैं, पर हम सिर्फ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव को ले रहे हैं। इनके बीच में ऑब्वियसली केसेस है ना, जो समझा दिए मैंने आपको कि अगर फेज डिफरेंस जरूरी नहीं है कि हर बार यही हो या हर बार n पाई हो, भाई 2n माइनस 1 पाई, यानी कि उसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पहला केस था 0 का, दूसरा था 2 पाई का, तीसरा था 4 पाई का, इसमें पहला केस है पाई का, दूसरा है 3 पाई का, फिर है 5 पाई का। तो भैया जरूरी तो नहीं है कि दो वेव्स के बीच में 2 पाई या 3 पाई का ही डिफरेंस हो, 2.1 पाई का भी तो हो सकता है, 2.2 पाई का भी हो सकता है। तो फिर वो केस है जहां पर कुछ हिस्सा क्रस्ट का ट्रफ पे फॉल करेगा, कुछ ट्रफ का क्रस्ट पे फॉल करेगा। तो वही तो ना कि मैंने बोला डार्क एकदम से लाइट नहीं हो जाता, डार्क थोड़ा लाइट होते 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 फिर फुली ब्राइट होता है, जहां पर फुली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। फिर लाइट वाला डार्क होते 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 फुली डार्क होता है, जहां फुली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। समझ में आई बात? तो ऐसा पैटर्न हमको मिलता है स्क्रीन पे। क्लियर? तो ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और इनकी कंडीशंस हैं पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस की। अभी इसमें आगे बहुत कुछ है, तो हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे कल के लेक्चर में, यानी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। डिफरेंट पार्ट्स, कई पार्ट्स में मैं इसको बना रहा हूं ताकि एक एक चीज में डिटेल में आपको समझा पाऊं। ठीक है, एक में अगर बनाऊंगा तो 2.5-3 घंटे का वीडियो बन जाएगा, वो आप बैठ के पूरा एक साथ वैसे भी नहीं देखोगे, आप बोर हो जाओगे। इतने घंटे कौन पढ़ाई करता है एक साथ बैठ के? तो आज सिर्फ इतना समझ लो, इसको अच्छे से करो, दिमाग में बिठाओ,
फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके आगे का इंटेंसिटी वगैरह जो बाकी चीज़ें उसको देखेंगे और फिर न्यूमेरिकल्स का अलग से वीडियो बनाएंगे ताकि एक एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से मैं आपको समझा पाऊँ। ठीक है, तो मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।